हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम रियल एनालिसिस के पीवाईक्यूज करने वाले हैं 2005 से लेके 19 तक। 20, 21, 22 के मैं ऑलरेडी करा चुका हूं और क्योंकि अब एग्जाम काफी पास है तो मतलब रियल एनालिसिस के रह गए थे लास्ट, बाकी मैं सारे कवर कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें पहला लिंक मिल जाएगा पीवाईक्यू सीरीज का, वहां से तुम सारे के सारे पीवाईक्यूज देख लेना। आज मैं सीक्वेंस के क्वेश्चन कराने वाला हूं, इसके जस्ट बाद आने वाली है सीरीज, फिर फंक्शन ऑफ वन, फिर आएगी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल वाला लेक्चर और वन वेरिएबल वाला लेक्चर कंबाइन करके फिर वो आ जाएगा। तो 3 पार्ट में रहने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तुम्हें स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, सॉल्यूशन मैं यहां पर करा रहा हूंगा। स्टार्ट करते हैं। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का हमारा टॉपिक सीक्वेंस रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पर दिख चुका होगा। पहला डेफिनेशन बेस्ड ही क्वेश्चन था कि अगर ए बी सी 3 हमें सीक्वेंस दे रखी हैं तो सच दैट ए बी एन जो है वो कुछ ऐसे दे रखी है ए टू एन, और सी एन जो हमें दे रखी है वो है ए टू एन प्लस वन, मतलब इसकी सब सीक्वेंस दे रखी है। तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। ए एन को कब कन्वर्जेंट कह पाएंगे? अगर ए एन कन्वर्जेंट है हमारे पास तो डायरेक्ट स्टेटमेंट मैंने तुम्हें काफी बार थ्योरी में भी पढ़ा रखी है कि उसकी जो सब सीक्वेंस होती हैं वो भी कन्वर्ज ही करेंगी। ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो सब सीक्वेंस होती हैं वो भी कन्वर्जेंट ही होती हैं। तो मेरे ख्याल से स्टेटमेंट सी जो ये बोलना चाह रहे हैं कि बी एन एंड सी एन आर बोथ कन्वर्जेंट, क्या इसकी उल्टी स्टेटमेंट ट्रू है? मतलब अगर मैं अदर साइड से पढ़ूं, क्या बी एन और सी एन अगर कन्वर्जेंट होती क्या ए एन फिर से कन्वर्जेंट आती? नहीं, एक और कंडीशन होती है कि दोनों की लिमिट भी सेम होनी चाहिए, है ना। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, और ज्यादा इजी क्वेश्चन है। 2 की पावर n प्लस 1, 3 की पावर n प्लस 1, बेसिक सा क्वेश्चन था। इसमें से 3 की पावर n प्लस 1 कॉमन ले लो, बहुत बार करा रखे। जो बड़े वाला होता है ना उसको कॉमन ले लो नंबर को, तो ये बच जाएगा 2/3 की पावर n प्लस 1 और प्लस में 1 डिवाइड में आ जाएगा 2 की पावर n 3 की पावर n, तो यहां से भी 3 की पावर n कॉमन ले लो, नीचे बचेगा 3 की पावर n। 3 की पावर n से 3 की पावर n कैंसिल, यहां बचेगा 3। एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, 1 से छोटा नंबर है 0, 1 से छोटा नंबर है 0, तो आंसर आ गया 3। इतना बेसिक सा क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। उसके बाद अगर हम चले थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, तो थर्ड में क्या रखा है? लेट ए एन हैज अ इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। तो हमें एक सीक्वेंस दे रखी है डाइवर्जेंट ए एन, मतलब इसकी लिमिट जो होगी वो इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही होगी। देन एस एन इज, इसको एस मान लेते हैं, ये हमें दे रखा है। एस एन मान लेते हैं, एस एन ये हमारे पास दे रखा है। एंड एक टी भी हमें दे रखा है, और टी कुछ इस तरह से है कि ए के डिवाइड बाय एस के माइनस 1 एस एन, ठीक है। समेशन स्टार्ट हो रहा है के इक्वल टू 2 से लेके एन तक, और हमें कहा हुआ है कि लिमिट बताओ एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो टी किसको अप्रोच करने वाला है यह हमें बताना है। सरल सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, एक बार कर लेते हैं। एक काम करो यार, इसमें मजा सा नहीं आ रहा है, इसको ना पहले सीक्वेंस को तोड़ लो, तो ये आ जाएगा ए की पावर 2 S1 S2, फिर आ जाएगा ए की पावर 3, अरे 2 से तो स्टार्ट हो रहा है ना समेशन, तो A3 अपॉन में S2 S3 अप टू सोन। अगर हम चलते जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a की पावर n अपॉन Sn माइनस 1 और Sn। अगर तुम फिर से ध्यान से देख पाए तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा A2 को क्या लिख सकते हैं S की टर्म्स में, कितना अच्छा हो जाएगा अगर ऊपर भी ऐसे ही बन जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं S2 माइनस S1। अरे S2 क्या होता है? सम ऑफ टू टर्म्स, A2 माइनस A1, A2 प्लस A1, और S1 क्या होता है? A1। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, जिसको नहीं समझ आया तो ये होता है S2 और ये होता है S1, ठीक है। दोनों को माइनस करके देखना तो A2 बचेगा ना, तो A2 की जगह मैं लिख सकता हूं S2 माइनस S1 अपॉन S1 S2। इसकी जगह लिख सकता हूं S3 माइनस S2 अपॉन S2 S3 अप टू सोन। इसकी जगह लिख सकता हूं Sn माइनस -1 अपॉन Sn माइनस 1 Sn। सबको अलग अलग कर दो तो देख पाओगे हमारे पास चीजें बहुत सारी कैंसिल हो जाएंगी। पहली टर्म बचेगी S, अगर मैं इसको अलग अलग करके लिखूं तो ये पहली टर्म बच जाएगी 1/S1 माइनस 1/S2। फिर दूसरी टर्म हमारे पास बचेगी 1/S2 माइनस 1/S3 अप टू सोन। ऐसी अगर मैं चलता गया, लास्ट टर्म हमारे पास आ रही है 1/Sn माइनस 1 माइनस 1/Sn, ऐसा कुछ बच रहा है। देखो सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये इससे कैंसिल होगी, ये इससे कैंसिल होगी, अगली वाली ये कैंसिल हो जाएगी, तो लास्ट हमारे पास बचेगा 1/S1, ऐसा कुछ बचने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं।
एज लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर लिमिट एन को इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये हमारे पास 1/s1 बचा है। पूरा मैंने समेशन को सॉल्व करके तभी मैं यहां तक पहुंचा हूं। और s1 बताओ क्या था, s1 तो फर्स्ट टर्म थी, अरे ये तो लिखा s1 तो फर्स्ट टर्म थी, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/a1। n बचा ही नहीं तो क्या पुट करें, तो दिस इज द फाइनल आंसर। लेट मी सी, अगर ऐसा ऑप्शन हमें दिख रहा है तो ए ऑप्शन ऐसा है। इतना इजी था, ये हो जाता ना एग्जाम में। बस तुम्हें ये ध्यान रखना था कि ये जो a2 है, ऐसे तो हम सम ऑफ सीरीज में भी करते थे ना, सम ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज में भी यही मेथड लगाते हैं ना, वही वाला कर रखा और कुछ नहीं। वीडियो बन रही है बढ़िया से। चलो सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये हमें डेटा दे रखा था, ठीक है, मैंने पहले से ही लिख लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ये दे रखा है, सबसे पहले एक काम करते हैं, थोड़ी सी इसकी टर्म्स लिखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं n की जगह 1 डाल दूं तो a2 इज इक्वल टू a1 माइनस 1 की पावर 1 2 की पावर -1, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस 1/2। ऐसे अगर मैं a3 निकालूं तो पहले तो ये आएगा ही a2 प्लस में -1 की पावर 2 पॉजिटिव 1 और 1/2 का स्क्वायर। सो ये हमारे पास आ जाएगा an इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर अप टू सोन -1 की पावर 2n। अब यहां पे तुम देख पा रहे हो कि सम लगा दो, जीपी वाला है ना, r हमारे पास आ जाएगा -1/2, तो ये आ जाएगा an जो हमारे पास है वो बन रहा है a अपॉन 1 माइनस r, मतलब 1 प्लस 1/2 विच कम्स आउट टू बी 2/3 एंड दिस इज द आंसर। अभी फिलहाल के लिए तो ये हमारा आ रहा है। अब हमें क्या निकालना था, अब हमें bn निकालना। तो एक काम करते हैं, इसका जो न्यूमरेटर है ना, इसको लिख लेते हैं cn। cn हमारे पास आ जाएगा, cn हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अगर ये हमारे को एक फाइनाइट नंबर दे, मतलब an जो है वो एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, उसमें एक टर्म और ऐड कर लो, वो भी क्या आएगी, फाइनाइट ही आएगी। तो ये हमारे पास विच इंप्लाइज cn इज कन्वर्जेंट, यहां से लिख सकते हैं सीक्वेंस cn इज कन्वर्जेंट। ये हमारे पास कन्वर्जेंट आ चुका है, बाकी पढ़ लेते हैं। और साथ ही साथ cn के अपोन में अगर मैं an फिर से लगा दूं, वेयर an इज नॉट इक्वल टू 0, और यही तो था हमारे पास bn, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, कन्वर्जेंट। क्योंकि an इज नॉट इक्वल टू 0, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, कॉची। तो यहां पे आंसर हमारे पास आ जाना चाहिए था b, एंड b इज द फाइनल आंसर, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या रखा है, कौन सा है जो कन्वर्जेंट श्योरली नहीं बताता है। तो पहला ऑप्शन हमें दे रखा है कि an माइनस an प्लस 1, ये हमारे को दे रखा है। अगर ये चीज हमारे पास 0 को अप्रोच करती है एज n अप्रोचेस इंफिनिटी, तो क्या ये कन्वर्जेंट को ये कन्वर्जेंट बताएगा या नहीं बताएगा। ये कन्वर्जेंट नहीं बताने वाला, दिखाता हूं क्यों। क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं एक सीक्वेंस लूं, सबसे बढ़िया सीक्वेंस वो होती है, अगर मैं nth टर्म ले लूं 1 प्लस 1/2 प्लस अप टू सोन 1/n, हमें पता है अगर मैं सीरीज में लेता तो इसका सम जो है वो डाइवर्ज करता है, इंफिनिटी को अप्रोच करता। लेकिन अगर मैं ये निकाल के देखूं 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में n प्लस 1। हमें पता है ये चीज जो है ये 0 को अप्रोच कर रही होगी एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, लेकिन ये जो an है एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये तो डाइवर्ज करेगा। इसका मतलब ये हमारे पास एक अच्छी कंडीशन नहीं हुई कन्वर्जेंस बताने के लिए। एंड मेरे ख्याल से उन्होंने गलत वाला ही पूछा था, तो दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगर तुम करके भी देखोगे प्रूव, तो एक बार कर सकते हो, क्योंकि अभी एग्जाम हमारे पास है, इनको और डिटेल में लेंगे, ठीक है, और डिटेल में भी लेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अपनी थ्योरी लेक्चर जब मैं लाऊंगा ना, तो उसको इन क्वेश्चंस को और ज्यादा डीप जाके समझेंगे टॉपिक के साथ। अभी के लिए तो सॉल्यूशन देख लो जैसे तुम्हें पेपर में करके आने। सो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यहां पे तुम्हें दिख गई होगी एक nth टर्म हमें दे रखी है। तो एक काम करते हैं, इसको पहले थोड़ा सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। पहले x1 को लिखते हैं। अगर मैं फर्स्ट टर्म ही सिर्फ लिखूं तो 1 माइनस 1/3 होल स्क्वायर। देखो इसके लिए ना थोड़ी सी मैनिपुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी। अब वो मैनिपुलेशन कैसे करनी है वो ध्यान से देखो। पहले मैं अगर इसे सॉल्व कर लूं तो ये 2/3 का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है ना। और मेरे को इसकी nth टर्म बनानी, तो देखो ध्यान से देखना यार, थोड़ा बढ़िया सा है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 4/3। करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं इस क्वेश्चन को, मेरे को ये वाला बढ़िया लगा तो मैं इससे करा रहा हूं, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 2 प्लस 2/3। जब मैंने इसे पहली बार सॉल्व किया था क्वेश्चन को, इतना बड़ा सॉल्यूशन बन गया था, जो कि मैं नहीं चाहता था ये वीडियो में कराना, इसलिए ये वाला मेथड सही लगा मुझे। तो ये हमारे पास 1/4, ये हमारे पास 1/3 बाहर आएगा 1/9, और अंदर रह जाएगा 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। ऐसे अगर मैं x2 ले लूं, x2 में हमारे पास क्या आएगा 2/3, तो यही आएगा सेम।
2/3 हमारे पास यही आएगा, और नेक्स्ट टर्म जो बनेगी वो बनेगी 1 - 1/6 विच इज 5/6 होल स्क्वायर। अगर मैं इसको भी थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश करूं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको कंबाइन करूं, ये 2 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 5/3 × 3 होल स्क्वायर विच इज, इसी टर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो एक 3 बाहर निकाल लो तो 1/9, अंदर बचेगा 2 + 3/3 होल स्क्वायर। ऐसी अगर मैं nth टर्म भी लिखना चाहूं, मतलब xn को लिखना चाहूं, तो वो बन जाएगी 1/9 हमेशा कॉमन आ रहा है, यहां पे बचेगा 2 + k/k का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से तो ये आएगा यार, ठीक है। और अब तुम्हें क्या करना है, इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, 1/9 2/k प्लस में 1 होल स्क्वायर। एज k अप्रोचेस टू इंफिनिटी दिस विल अप्रोच टू 1/9 एंड दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं यार, यही आंसर दे रखा, बी इज द ऑप्शन मेरे ख्याल से, और यही आना भी चाहिए था, ठीक है। समझ पा रहे हो, बी इज द फाइनल आंसर, ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे को दे रखा है कि एक xn है विच इज 2 की पावर 2n 1 - cos 1/2n, ऐसा कुछ दे रखा है, और हमें कह रखा है कि क्या ये कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी या किस पे कन्वर्ज करेगी, वो चीजें हमें सारी बतानी है इसमें। तो एक चीज ध्यान रखो, पहले तो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 2n दे रखा है, इसको भी लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर θ/2, θ/2 का मतलब होता है 2 की पावर n + 1। थोड़ा सा कंबाइन करते हैं तो 2 की पावर 2n + 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 की पावर 2n + 1 और साइन स्क्वायर 1/2 की पावर n + 1, ये हमारे पास है। 2 की पावर n + 1 से मल्टीप्लाई, मतलब इसके होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई, और इसी से ही डिवाइड भी कर दो, है ना। डिवाइड मतलब यहां पे लिख दो, इसके ऐसे लिखना चाहिए यार, मैंने थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक करी है, क्योंकि यहां पे डिनोमिनेट ऐसे है ना, इसी फॉर्म में लिखना है इसे। यहां पे इसी के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई, और इसी से ही हम यहां पे n + 1 होल स्क्वायर इसी से ही कर देते हैं, ठीक है। देख लो यहां तक कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। मेरे ख्याल से यहां पे बच रहा है 1/2, है ना। 2n + 2 बचेगा, 2n + 1 से 2n + 2 को कैंसिल करोगे, 1/2 बचेगा। ये लिमिट होती है 1 एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, साइन 0/0 वाली फॉर्म बना दिया हमने, तो 1/2 इज द फाइनल आंसर। चेक कर लेते हैं, 7th का सी ऑप्शन आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 अगर तुम ध्यान से देखोगे तो डायरेक्ट सिजारोस थ्योरम पे ही क्वेश्चन दे रखा है। सिजारोस थ्योरम कहते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an/bn करो, या फिर लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an + 1 - an/bn + 1 - bn करो, तो वो आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। दोनों लिमिट हमारे पास सेम ही रहती है। क्वेश्चन में कह रखा है कि लिमिट xn + 1 - xn is equal to c, then the sequence xn/n is equal to, तो एक काम करते हैं ना, इसमें an को ले लेते हैं इसी में x, और xn क्या रखा ना, हाँ, और bn को ले लेते हैं n, तो पुट करना है इसमें यहां पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा xn + 1 - xn/n में n + 1 - n, n से n कट जाएगा, बचेगा 1, तो ये बच रहा है xn + 1 - xn, यही तो बच रही है टर्म, और यही इन्होंने दे रखे कांस्टेंट नंबर है c, और हमें पता है अगर ये कांस्टेंट नंबर एक फाइनाइट नंबर आ रहा है तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं यहां से an/bn, मतलब ये वाली जो सीक्वेंस होने वाली है एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये भी c को ही अप्रोच करेगी। इसका भी आंसर क्या आने वाला है, c ही आने वाला है। तो ये हमारे पास मेरे ख्याल से आंसर बन जाएगा, कहा गया, कन्वर्जेस टू c, तो c इज द फाइनल आंसर, ठीक है, ये आंसर आने वाला है इसका। सो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रखा है कि xn प्लस एक सीक्वेंस दे रखी है, xn कन्वर्जेस इज बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, x1 दे रखा है ग्रेटर देन पाई प्लस में √2, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस पाई ग्रेटर देन √2, ऐसा भी लिख सकते हैं इसे। और xn + 1 जो हमें दे रखा है इज इक्वल टू xn नहीं, इज इक्वल टू पाई
प्लस में रूट में xn माइनस पाई, ऐसा कुछ दे रखा है। तो एक काम करते हैं, पहले इसका लिमिट पॉइंट निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें लिमिट ऑफ द सीक्वेंस ही कहा हुआ है। तो ये हमारे पास एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये भी और ये भी l होता है, मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है तुम्हें। तो बन जाएगा l पाई रूट में l माइनस पाई, l माइनस इधर भी ले आओ, तो हमारे पास बन जाएगा l माइनस पाई इज इक्वल टू रूट में l माइनस पाई। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, तो बन जाएगा l माइनस पाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू l माइनस पाई। इसको भी इधर ही लेके आ जाओ, तो l माइनस पाई कॉमन आ जाएगा, बचेगा l माइनस पाई प्लस नहीं -1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से दो रिजल्ट बन सकते हैं, या तो l पाई के इक्वल होगा या तो l पाई प्लस 1 के इक्वल होगा। मेरे तो ये रूट्स आ रहे हैं, बाकी एक बार चेक कर लेना यार। हाँ सही लिखा है मैंने। अब इन्होंने कुछ दिया भी तो हुआ था, इन्होंने दिया हुआ था ये, इसी को यूज करते हैं x1 माइनस पाई ग्रेटर देन √2। और ये जो x1 माइनस पाई है, अगर मैं यहां से लिखना चाहूं, ये किसके इक्वल आ जाएगा, xn प्लस 1 माइनस पाई इक्वल है रूट में xn माइनस पाई के। समझ पा रहे हो, मतलब कहने का है इसकी पावर किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है। तो नेक्स्ट टर्म अगर मैं x2 माइनस पाई निकालना चाहूं यहां के अकॉर्डिंग, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, xn माइनस पाई, मतलब x1 माइनस पाई की पावर 1/2 के, विच इज ग्रेटर देन √2। तो पहले ही था, इसके ऊपर एक और रूट आ गया, तो पावर कितनी बन जाएगी, x2 की पावर बन जाएगी 2 की पावर बन जाएगी 1/2 का स्क्वायर। ध्यान से देख लो मैंने क्या किया है, ये जो टर्म थी मैंने x2 के लिए यहां पे 1 पुट किया, तो x2 माइनस पाई ये आ गया इसके इक्वल। इसकी जो लिमिट थी वो क्या थी, मतलब ये किससे बड़ा था, सॉरी ये किससे बड़ा था, √2 से, और इसके ऊपर एक और हमारे पास रूट आ गया, तो ये बन गया। ऐसे अगर मैं x3 माइनस पाई लिखना चाहूं, वो आएगा x2 माइनस पाई के इक्वल, और वो बड़ा होगा 2 की पावर 1/2 क्यूब से। और ऐसे अगर मैं xn लिखना चाहूं, xn माइनस पाई विच इज इक्वल टू xn माइनस 1 माइनस पाई 1/2, यहां 3 डाल रहे थे, यहां 3 आ रहा था ना, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 1/2n। चेक कर लो, 2 यहां पे n आएगा, n 2 की पावर n। समझ पाए, ठीक है बढ़िया। अगर मैं दोनों साइड n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करा दूं, तो बचेगा xn लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस में पाई, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ग्रेटर देन, अगर मैं इन्फिनिटी अप्रोच कराऊं 1/∞ 0 हो जाएगा, 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, ये बचा। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn ग्रेटर देन 1 प्लस पाई, और यही हमारे पास लिमिट पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यही हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट पॉइंट। इसको ही कन्वर्ज करें, हमारे पास 2 आ रहे थे ना, तो कौन सा वाला ट्रू आ रहा है, n+1 वाला ट्रू आ रहा है, पाई प्लस 1 वाला हमारे पास ट्रू आ रहा है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो हमारे को दे रखा है cos 1/2 tan इनवर्स माइनस n/2 की पावर n दिस। ठीक है, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो -1 की पावर n जो है वो कॉमन आ जाएगी, कुछ ऐसे बनेगा tan इनवर्स n/2 की पावर n। अब cos एक इवन फंक्शन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 की पावर कुछ भी रख दो, तो बनेगा cos 1/2 tan इनवर्स n/2 की पावर n एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, दिस पार्ट अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और tan इनवर्स इंफिनिटी π/2, तो cos आ जाएगा 1/2 π/2 विच इज cos π/4 विच इज 1/√2। देखना कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, मतलब कन्वर्जेंट तो चलो हो ही गई। ठीक है, कन्वर्जेंट तो हमारे पास आ ही गई। अब ध्यान से देखना है, cos एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है ना, यहां पे अगर हम देखें ये चीज इंफिनिटी को अप्रोच करेगी, मतलब ये इंक्रीजिंग है। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो tan इनवर्स में हमारे पास क्या होगा, tan वाला जो फंक्शन होता है हमारे पास, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और ये जैसे ये जो अंदर जो भी मैंने लिखा हुआ है ये इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है cos की वैल्यू घटती जाएगी, तो एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, तो ये हमारे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी आ जाएगा। मोनोटोनिक एंड ऐसा ऑप्शन दे रखा है, तो मेरे को लग रहा है जो बेस्ट ऑप्शन होने वाला है वो मोनोटोनिक होने वाला है। ठीक है, मोनोटोनिक। हमें पता है कि जो tan इनवर्स होता है ना 0 से लेके π/2 में,
जीरो तो इंक्लूडेड होगा, जीरो से पाई बाय 2 में ये हमारे पास एक जीरो भी, हाँ जीरो भी अप्रोच नहीं होगी, तो इस जीरो से लेके पाई बाय 2 में हमारे पास एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ ये भी इंक्रीज होगा, ये टोटल इंक्रीज होगा, तो कॉस तो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो डिक्रीज हो जाएगा, तो मोनोटोनिक एंड डिक्रीजिंग, ए इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें बहुत ही ज्यादा इजी सा क्वेश्चन दे रखा है। इसमें कह रखा है कि एक एसएन है, वो बताओ कि कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है या कोशी सीक्वेंस है, और कुछ ऐसे दे रखा है इसका सम साइन पाई बाय 2 अपॉन में 1 इंटू 2 प्लस अप टू सोन। अगर हम ऐसे चलते गए तो लास्ट हम दे रखे साइन पाई बाय 2 की पावर n अपॉन में n प्लस 1, ये दे रखा है n प्लस 1। ये इसकी सीक्वेंस अगर मैं बना लूं तो कुछ ऐसे बनती है समेशन साइन पाई बाय 2 की पावर n अपॉन में n प्लस 1। अगर मैं इसका मॉडुलस ले लूं तो हमें पता है ये जो मॉडुलस है nth टर्म का, अगर मैं मॉडुलस लूं तो दिस मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 1 बाय n प्लस 1 एंड दिस इज कन्वर्जेंट। अगर बड़े वाली कन्वर्ज कर रही है तो छोटे वाली तो कन्वर्ज करेगी ही बाय कंपैरिजन टेस्ट। तो इसका मतलब है ये जो सीक्वेंस, सॉरी ये जो हमारे पास पार्शियल सम जो दे रखा है ना, इसे पार्शियल सम बोलते हैं। अगर मैं कुछ ही टर्म्स ले लूंगा तो ये कन्वर्जेंट आ रहा है, तो ओरिजिनल वाली भी कन्वर्जेंट होनी चाहिए, क्योंकि कन्वर्जेंट है तो कोशी होगी, है ना। ये हमारे पास क्योंकि क्या आ रहा है कन्वर्जेंट, तो इंप्लाइज कोशी। क्या उल्टा ट्रू होता है, कोशी हो तो कन्वर्जेंट होता है, सोचना। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें 4 बाय an प्लस 1 ऐसा कुछ दे रखा है इज इक्वल टू 3 बाय an और प्लस an स्क्वायर बाय 81 ऐसा कुछ दे रखा है। और देन द ऑल द टर्म्स लाई बिटवीन, बताओ ये किस और किस किस नंबर के बीच में लाई करेगी। तो एक काम करो, एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी आ जाएगा 4 बाय l इज इक्वल टू 3 बाय l, सेमी लिमिट को अप्रोच करते हैं इंफिनिटी पे, l स्क्वायर 81। यहां से पहले इसे सॉल्व करके इसकी l की वैल्यू निकाल लो तो तुम्हें पता लगेगा। बेसिक सा ही टास्क मैंने तुम्हें दिया है, तो यहां पे आंसर आ जाने वाला है, मेरे ख्याल से जो आंसर आएगा वो डी आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक इसको चेक करके देख लेना, यहां पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये हमें दे रखा है तो, और यहां से ये ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन दे रखा है। एक और कंडीशन दे रखी है कि a1 इज लेस देन b1, लेट मी सी, हाँ यही दे रखी है। ठीक है, और तो हमें बताना है कि इसमें सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, और सेम लिमिट पे करेगी या अलग अलग लिमिट पे करेगी। तो चेक करते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज यहां पे लेट करके चल लेता हूं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, an जो है वो L1 को अप्रोच कर रही है, a2 जो मतलब bn जो है वो L2 को अप्रोच कर रही है एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। दूसरी चीज सुनो, ये हमारे को क्या दे रखा है, a1 इज लेस देन b1, और मैंने काफी बार तुम्हें बता रखा अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन जैसी चीजें दी हो तो मैं ऐसे जनरलाइज एक रिजल्ट लिख सकता हूं कि an इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी a1 is greater than equal to a2 is greater than equal to up to so on an is greater than equal to b1 up to so on bn। लेट मी सी, हाँ मैंने सही लिखा है, ये जनरलाइज रिजल्ट मैंने लिखा, चाहे तो तुम एक एग्जांपल रख के भी देख लेना, यही आने वाला है। अब इसका मतलब है ये वाली जो an वाली है ये तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, और ये वाली जो है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। बस अब मुझे ये देखना है कि ये सेम लिमिट को अप्रोच करेंगे या अलग अलग लिमिट को अप्रोच करेंगे, तो कन्वर्जेंट तो बन जाएगी। इनको देखना अब मुझे ध्यान से। अगर मैं यहां पे लिमिट n अप्रोच, सेकंड वाला यूज कर लेते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी अप्रोच करूं, ये भी l को, ये किसको अप्रोच करेगा, L2 को। n अप्रोचेस टू इंफिनिटी में ये भी L2 को अप्रोच करेगा। ये बन जाएगा L1 इक्वल प्लस L2 अपॉन में 2, 2 इधर भेजो तो बनेगा 2L2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2, L2 को इधर लेके आओगे तो बन जाएगा L1 इज इक्वल टू L2 विच इज फाइनल आंसर। देख लो ऐसा कौन सा है जिसमें लिमिट भी सेम दे रखी है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन B इज करेक्ट। बोथ an and bn आर कन्वर्जेंट एंड दे बोथ आर, दोनों की लिमिट क्या होगी, इक्वल होगी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पे। तो 14 में हमें दे रखा है कि लिमिट n अप्रोचेस टू 1 बाय रूट n, पहले ही तुम्हें क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं पहले इसका रैशनलाइजेशन कर देता हूं। तो रूट 3 माइनस रूट 6, रूट 3 माइनस रूट 6 अपॉन में 3 माइनस 6 प्लस फिर है 6 और 9, तो रूट 6 माइनस रूट 9 अपॉन में 6 माइनस 9।
अप टू सोन अगर तुम चलते जाओगे लास्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी √3n माइनस √3n प्लस 3 अपॉन में 3n माइनस 3n माइनस 3। बहुत क्लियरली तुम्हें दिख रहा होगा कि -1/3 कॉमन ले लो बाहर और बचेगा 1/√n -1/3 बाहर आ चुका है, अंदर बचेगा √3 माइनस √6 प्लस √6 माइनस √9 अप टू सोन चलते चलते √3n और माइनस में √3n माइनस 3n प्लस 3। पैटर्न ध्यान से देखना, इसकी ये टर्म इससे कैंसिल होगी, इसकी ये टर्म अप टू सोन सारी कैंसिल होती जाएंगी और मेरे ख्याल से जो लास्ट वाली टर्म बचेगी, ये दे रखा था ना क्वेश्चन में यार, कुछ गलती कर रहे हैं क्या? अच्छा यहां पे प्लस आना चाहिए, थोड़ा जल्दी जल्दी फ्लो में थोड़ा सा हो गया, तो मेरे ख्याल से ये भी टर्म सारी कैंसिल हो जाएंगी, है ना। इसकी इससे टर्म कैंसिल हो रही है, -1/3 1/√n और ब्रैकेट में बचेगा √3 माइनस में √3 ऐसा कुछ। √n को भी अंदर ही लेके चले जाओ तो ये बनेगी रूट में 3/n माइनस में इसको अंदर लेके जाओगे तो ये बनेगा 3 प्लस 3/n। तो मेरे ख्याल से आ जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये भी खत्म हो जाएगा, बचेगा √3 माइनस का √3 और ये माइनस के 1/3। तो मेरे ख्याल से प्लस में 1/√3 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या रखा है, टेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो पढ़ते हैं एक एक करके ऑप्शन। एवरी सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस इज कॉची। तो -1 की पावर n है, इसकी सब सीक्वेंस हमारे पास अलग अलग बन जाएगी, एक सारी माइनस वाली बन जाएगी, एक सारी प्लस वाली बन जाएगी, है ना। तो ये तो हमारे पास ऑप्शन ट्रू नहीं हुआ। नेक्स्ट में क्या रखा है, एवरी सीक्वेंस दैट हैज कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। सेम ही आंसर, एक काम करो ये वाला ले लो, 1/n और n वाला एग्जांपल ले लो, क्योंकि इन्होंने कहा था कि एवरी सीक्वेंस दैट हैज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस इज बाउंडेड। लो, इसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस आ गई, लेकिन ये बाउंडेड तो नहीं है ना। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन सी में, द सीक्वेंस साइन सी साइन एन हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। हाँ, बोल्जानो-विस्टिस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि इसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी, क्योंकि साइन एन जो होता है वो बाउंडेड होता है और हर बाउंडेड सीक्वेंस की एक बाउंडेड सब सीक्वेंस मिलने वाली है। हर बाउंडेड सीक्वेंस की एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिलने वाली है, ये याद रखना। ठीक है, मैंने स्टेटमेंट बोली है, दोबारा बोल देता हूं, हर बाउंडेड सीक्वेंस के एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल सकती है। ठीक है, और लास्ट वाला तो है ही नहीं कन्वर्जेंट, तो यहां तो काहे की बनेगी हमारे पास। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जिसमें हमें क्या रखा है कि an दे रखा है हमें कुछ ऐसे कि bn + 1 अपॉन bn, और bn + 1 भी हमें दे रखा है कि bn + 2 हमें दे रखा है bn + 1, ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, और भी पढ़ लेते हैं, कुछ कह रहे हैं तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, an हमें बताना है क्या होगा। एक काम करते हैं, थोड़ी मैनिपुलेशन कर लेते हैं इसमें। अगर मैं इसमें ऐसे लिख दूं bn, इसमें से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं bn + 1 से, तो कुछ बचेगा bn अपॉन में bn + 1 प्लस में 1। इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, क्योंकि ये हमारे पास क्या बन रहा है, अगर ये bn + 1 अपॉन n है, यहाँ n + 1 है, अगर यहाँ n + 1 या n + 2 हो जाएगा तो ये n + 1 बन जाएगा, इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये मुझे an ही बनाना है, तो ये बन जाएगा an + 1 इक्वल टू 1/an प्लस में 1। अगर मैं दोनों साइड लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी करूं तो ये आएगा l, ये आएगा 1/l, ये आएगा 1। ठीक है, अगर मैं इसमें बना दूं एलसीएम ले लूं तो l² - l - 1 इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो -b + -b² - 4ac, तो 1 - 4ac मतलब +4 अपॉन में 2। पॉजिटिव वाली लिमिट ही लेंगे क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग की कुछ टर्म्स दी हैं वो पॉजिटिव ही हैं, तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा 1 + √5 अपॉन में 2। देख लो, ऐसा आंसर दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ऑप्शन डी, तो दिस इज करेक्ट। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो 18 में n अप्रोचेस टू इंफिनिटी पुट कर दो, इनफिमम सुप्रीमम तुम्हारे पास आ जाएंगे। पहले पार्ट से हमारे पास आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि n को इंफिनिटी अप्रोच कराओगे तो वो 0 ही बन जाएगा, तो 2 आ जाएगा। सेकंड पार्ट में इवन वाले में अप्रोच कराओगे इंफिनिटी तो वो 1 आ जाएगा। 2 और 1 वाला इनफिमम सुप्रीमम देख लो, तो मेरे ख्याल से आंसर आ रहा है सी, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो 19 में हमें दे रखा है एक सीक्वेंस। ठीक है, एक मैं करा देता हूं, एक तुम कर लेना। -1 की पावर n m अपॉन log m
की पावर m। तुम्हें पता है -1 को भूल जाओ, अगर इसकी मॉडुलस वैल्यू मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू अगर कन्वर्जेंट हो गई तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा, अगर मैं कोशी टेस्ट लगा दूं कि यहाँ पे 1/m ही लगा दूं तो ये बन जाएगा m की पावर 1/m अपॉन में log m, है ना, m से m तो कट ही जाएगा। एज m अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये अप्रोच करेगा 0 को, तो इसका मतलब ये तो हमारे पास कन्वर्जेंट आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास कन्वर्जेंट आ रही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये लेस देन 1 है, लेस देन 1 में कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट भी होगी। ऐसे ही नेक्स्ट में हमें दे रखा, कहां गया, ये रहा, समेशन 1/log m की पावर m दे रखी है। तो इसमें भी यही वाला रूल लगाओगे, 1/log m आ जाएगा, विच इज एज m अप्रोचेस टू इंफिनिटी, वो 0 को अप्रोच करेगा, विच इज लेस देन 1, तो ये भी कन्वर्जेंट आ जाएगा। तो बोथ आर कन्वर्जेंट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो तुम्हें स्क्रीन पर दिख चुका होगा, उसका आंसर तुम्हें मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा था 2019 का एमसीक्यू। अब बढ़ते हैं एमएसक्यू की तरफ। तो इसमें स्टेटमेंट्स ट्रू बतानी है, एक से ज्यादा कौन सी है। तो पहला क्वेश्चन हम अगर देखें तो हमारे पास आ जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इंप्लाई द कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। पहली अगर तुम टर्म देखोगे, मतलब पहला अगर तुम ऑप्शन देखोगे, ये कह रहे हैं कोई भी अगर तुम सीक्वेंस लो उसमें xn + 1 - xn अगर लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा, हाँ, तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। और अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले इसका एग्जांपल दिया था, ये वाली सीक्वेंस अप टू so on 1/n, ऐसे वाली अभी तुम्हें मैंने एग्जांपल दिया था, ये तो ट्रू नहीं होने वाला है। बी ऑप्शन की तरफ चलते तो बी ऑप्शन बिल्कुल सिमिलरली जैसे मैंने ये एलिमिनेट किया है वो भी तुम एलिमिनेट कर सकते हो, बिल्कुल डिट्टो कॉपी। ठीक है, तो सी ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यहां पे अगर मैं n+1 का होल स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई कर दूं xn + 1 - xn लेस देन एप्सिलॉन से, अब ये कन्वर्जेंट हो जाएगा क्योंकि RHS हमारे पास कन्वर्जेंट है। एक काम करते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x + 1 - xn लेस देन एप्सिलॉन बाय n+1 का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड हमारे पास कन्वर्ज कर रही है, तो लेफ्ट हैंड, क्योंकि राइट हैंड साइड बड़ी है वो कन्वर्ज कर रही है, तो छोटे वाले को भी कन्वर्ज करना पड़ेगा। और कन्वर्ज कर रहा है तो कोशी भी होगा, वैसे उन्होंने कोशी पूछा नहीं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वाला ऑप्शन अगर हम देखें तो वो भी हमारे पास ट्रू होने वाला है, वो तो कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन ही होती है ना। तो हमारे पास ऑप्शन सी और डी आ जाने वाला है इसमें। आई होप कि तुम्हारा भी करेक्ट हो गया हो। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जिसमें हमें ये एक इक्वेशन गिवन है और कहा हुआ है SNBS सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमें बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या क्या है, ये सब बताना है। ऑब्वियसली बात है, अगर तुम इसके रूट्स निकालोगे तो हमारे पास कुछ आ जाएंगे, x = -b ± b² - 4ac। तो -4ac करोगे तो 3/4 × 4 अपॉन में 2, 2 ± 4 से 4 कटेगा, ये बचेगा 1 अपॉन में 2, तो आ जाएगा 3/2 और 1/2। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो S1 हमें दे रखा है, अभी मैं अगर पहली ही टर्म निकालूं तो वो किसके किसके बीच में लाई करने वाला है। लेट मी सी, अल्फा बीटा हमें दे रखा है और कह रखा है कि S1 जो है वो लाई कर रहा है अल्फा और बीटा के बीच में, ऐसा कुछ। क्वेश्चन भी तुम साथ साथ पढ़ सकते हो। अल्फा बीटा मैंने निकाल लिया, तो 1/2 और 3/2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद मान लेते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव भी कर सकते हो, मान लेते हैं के टर्म्स के लिए भी करेक्ट है, तो मतलब 1/2 लेस देन S1 लेस देन 3/2 मान लेते हैं kth टर्म के लिए भी वैलिड है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, क्योंकि मैं इसको ये बनाना चाह रहा हूं, तो ये बनेगा 1/4 लेस देन SK² लेस देन 9/4। दोनों में 3/4 भी ऐड कर दो, तो 1/4 + 3/4 लेस देन SK² + 3/4 लेस देन 9/4 + 3/4। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 लेस देन SK + 1, 2SK + 1 वहां से, तो ये हमारे पास आ जाएगा लेस देन, ये बन जाएगा 12/4 विच इज 3। तो ये हमारे पास आ चुका है, दोनों में डिवाइड कर दो 1/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा SK + 1 लेस देन 3/2। फिर से हम वहीं पहुंच गए। सो अगर हम यहां से ध्यान से ऑब्जर्व कर पाए तो हमें दो बातें पता लग रही है कि एक तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो और बाउंडेड हो तो वो इन्फीमम को अप्रोच करती है, मतलब ये 1/2 हमारे पास आंसर आ जाने वाला है। तो मेरे ख्याल से जो इसका आंसर है वो सी, ए और सी दोनों ही आ जाएंगे। ठीक है, एमएसक्यू क्वेश्चन है तो ये ध्यान से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है 7x + 1
इज इक्वल टू xn स्क्वायर प्लस में 6, ऐसा कुछ दे रखा है। और हमें क्या रखा है कि अगर x1 हमें 1/2 दे रखा है तो बताओ इसकी nth टर्म किसको अप्रोच कर रही होगी। तो तुम इसमें डाल के देख सकते हो यार वैल्यू, है ना। xn की वैल्यू मतलब यहां पे 1 पुट कर देना तो x2 की वैल्यू निकाल लोगे, फिर x3 की वैल्यू निकाल लोगे, देख लेना वो किसको अप्रोच करना चाह रही है, तो तुम्हें पता लगेगा। चाहे तुम इसको x1 को 1/2 ले लो, चाहे 3/2 ले लो, दोनों ही लेके देखना आंसर तुम्हारे पास क्या आ रहा होगा, 1 ही आ रहा होगा। 1 को ही अप्रोच करेगी दोनों केस में, ठीक है। सीक्वेंस खुद से बना के देखना तभी समझ आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, मैक्सिमम ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक nth टर्म दे रखी है, मैक्सिमम ऑफ साइन n π/3 cos n π/3, ये हमें क्या रखा है। और हमें कहा है कि अगर मैं 6n-1 लू और 6n+1 लू तो वो बताओ किसको कन्वर्ज करने वाली है, ठीक है। तो करके देखते हैं। अगर मैं n की जगह रख दूं 6n-1 पहले, फिर 6n+4 रखेंगे, तो यहां लिख लेते हैं 6n+4 6n-1, ये सब सीक्वेंस देखनी है किसको अप्रोच करेंगे। तो ये आ जाएगा मैक्सिमम ऑफ साइन, अब बन जाएगा 6n-1 एंड π/3, यहां बन जाएगा cos 6n-1 π/3। इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा मैक्सिमम ऑफ साइन, अंदर लेके जाएंगे तो ये बनेगा 2n π-1 माइनस π/3, ऐसा कुछ बन जाएगा। और ये बन जाएगा cos 2n π माइनस π/3, ठीक है। साइन 2n π माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस के ये बन जाएगा। और अगर हम यहां पे देखें तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये आ जाएगा cos π/3। और नेक्स्ट अगर हम साइन π/3 की वैल्यू रखें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन π/3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस के √3/2, और ये आ जाएगी 1/2। हमें मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो 1/2 आंसर आ जाएगा, लेकिन इन्होंने आंसर दे रखा है माइनस के 1/2, तो ये तो हमारे पास करेक्ट नहीं हुआ है। आगे चेक करते हैं, 6n+4 की बात करते हैं। अगर मैं 6n+4 रखता तो एक बार करके देख लेना, मैं यहां से डायरेक्टली लिख देता हूं कि मैक्सिमम निकालूंगा साइन n+, इसका आंसर 1/2 आ रहा है, याद रखना, ठीक है। इसमें अगर मैं डालूंगा तो ये बन जाएगी 2n π प्लस 4π/3, और यहां बन जाएगा cos 2n π प्लस 4π/3, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो इसे भी अगर मैं यहां पे सॉल्व करूंगा तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन π/3 कोमा माइनस cos π/3, एक बार करके भी देख लेना, ठीक है। ये हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा। अब अगर तुम इसमें वैल्यू डाल के देखोगे साइन π/3 और cos माइनस π/3 की, मतलब माइनस cos π/3 की, तो ये आ जाएगी √3/2 और ये आ जाएगी 1/2। ऑब्वियस सी बात है, अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, लेकिन दोनों कन्वर्जेंट आ गया। तो पहला ऑप्शन हमारे पास कन्वर्जेंट आ जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा कि बोथ द सबसीक्वेंस आर कन्वर्जेंट। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। यहां पर तुम्हें स्टेटमेंट उसकी दिख रही होगी, हमें फॉलोइंग ऑप्शन ट्रू मतलब प्रूव करने हैं। तो एक काम करते हैं, यहां से an+1 लिख लेते हैं, an कॉमन लेके 1 + an, ठीक है। यहां से अगर मैं a4 लिखना चाहूं या पहले a1 लिखना, a1 तो दिया ही हुआ, तो a2 लिखना चाहूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a2 लिखना चाहूं तो a1 प्लस में a प्लस a1। अगर मैं a3 लिखना चाहूं तो आ जाएगा a2 1 + a2, लेकिन a2 की जगह ये भी लिख सकता था कि a1 1 + a1 1 + a2। और लास्ट अगर मैं a4 लिखना चाहूं तो आ जाएगा a3 1 + a3। तो अगर मैं देखूं तो आ जाएगा a1 1 + a1 1 + a2 और 1 + a3। तो यही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा ए। लेकिन अभी आगे भी क्वेश्चन है तो उसको भी कराना चाहेंगे। एक काम करते हैं, आगे के ऑप्शन ट्रू करने के आगे के ऑप्शन सही देखने के लिए मैं लेट कर लेता हूं कि bn हमारे पास एक है 1/an, क्योंकि मैंने ऑप्शन में से देखा, मेरे को ऐसा ऑप्शन बी और सी लग रहा है, तो मैं एक खुद से ही मान लेता हूं एक टर्म bn विच इज इक्वल टू 1/an, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, यहां पे क्योंकि मेरे को n+1 टर्म दे रखे है तो मैं bn+1 लिखूंगा तो क्या आएगा, bn+1 लिखूंगा तो 1/an+1 आएगा विच इज 1/an + an², दिस, ठीक है। और अगर मैं यहां से फिर से वापस इसमें जाना चाहूं तो हमारे पास an की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/bn + 1/bn² विच इज इक्वल टू, एलसीएम अगर मैं लूं तो हमारे पास आ जाएगा bn² ऊपर और इधर आ जाएगा
bn प्लस bn स्क्वायर। ठीक है, एक bn से bn कट हो जाएगा तो बचेगा bn 1 प्लस दिस। अगर मैं इसको लिख दूं लेस देन bn अपॉन में, लेट मी सी, अगर यहां पे कोई मिस्टेक कर रहे हैं हम तो 1 प्लस bn, यहां पे bn क्यूब आना चाहिए था। ठीक है, यहां बचेगा bn स्क्वायर और यहां बचेगा bn स्क्वायर, अपर यहां पे बचेगा हमारे पास लेस देन bn। एक bn से bn कट जाएगा, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू bn। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब हमें बताना है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गई या डिक्रीजिंग। यहां से देख के बता सकते हो ये हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, अगर ये इंक्रीजिंग है तो ये हमारे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आ जाएगी इसके अकॉर्डिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है, बाउंडेड भी है, तो हमारे पास एक बात हम कह सकते हैं, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है, बाउंडेड भी है, तो हम एक बात कह सकते हैं कि अगर मैं ये वाली इक्वेशन ले लूं bn प्लस 1 इज इक्वल टू bn का स्क्वायर अपॉन में bn प्लस 1, दोनों साइड लिमिट ले लूं तो ये बन जाएगा l इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन में l प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो l स्क्वायर प्लस l इज इक्वल टू एल स्क्वायर विच इंप्लाइज l इज इक्वल टू 0। तो मेरे ख्याल से लिमिट 0 भी आनी चाहिए b की, और b था क्या हमारे पास, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी bn इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू 1 बाय an, हमारे पास क्या आ रहा है 0, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन जो करेक्ट आने चाहिए वो a और b आने चाहिए। बढ़ते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, विच इज NAT। NAT में पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा होगा, विच इज समेशन k क्यूब माइनस k, जिसको मैं अगर ओपन करके लिखना चाहूं तो वो हमारे पास आ जाएगा, k स्टार्ट हो रहा है हमारे पास 2 से, तो 2 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक जा रहा है, लिमिट को बाद में ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 क्यूब माइनस 2, फिर माइनस प्लस में आ जाएगा 3 क्यूब माइनस 3, फिर अप टू सोन हमारे पास आ जाएगा k क्यूब माइनस k। ठीक है, यहां पे अगर मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करना चाहूं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं, अभी बताऊंगा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 2 कॉमन लेके 2 स्क्वायर माइनस 1, फिर लगा दो इसमें a प्लस बी माइनस बी, तो ये बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3, फिर यहां पे भी ऐसे ही आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4, फिर आ जाएगा अप टू सोन k प्लस k माइनस 1 k प्लस 1, ऐसा कुछ बन जाएगा। k माइनस 1 k प्लस 1, और यहां पे 2 तो है ही सबके साथ, इस 2 को लिख दो 3 माइनस 1, इसको लिख दो 4 माइनस 3, अप टू सोन ऐसे लिख दो सबको, तो ये बचेगा 3 माइनस 1 1 2 3, इसको लिख दो 4 माइनस 3 2 3 4, इसको मुझे भी सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत हुई थी तो कोई बात नहीं, इसको लिख दो k प्लस 1 माइनस k अपॉन k कुछ गलती कर रहे हैं ना हम, 4 माइनस 2 बचना चाहिए ना, तो यहां पर रखेंगे k माइनस 1। अब ठीक है, ये बचेगा k माइनस 1 k प्लस 1। अब ठीक है, एक काम करो, दोनों को अलग अलग कर दो, तो ये बचेगा 1 बाय 2 1 बाय 1.1 इंटू 2, 3 से 3 कटेगा, और यहां बचेगा 2 इंटू 3, फिर हमारे पास बचेगा 1 अपॉन में 2 इंटू 3, और माइनस में 1 अपॉन में 3 इंटू 4, अप टू सोन लास्ट में बचेगा 1 अपॉन में k प्लस 1 कट के k माइनस 1 k, और नेक्स्ट टर्म में बचेगा 1 अपॉन में k प्लस 1, ऐसा कुछ बचेगा। अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी यहां तक, और एज k अप्रोचेस टू इंफिनिटी ये टर्म भी खत्म हो जाएगी, तो सिर्फ हमारे पास बचेगा 1/4, ये 1/2 और ये 1/2 1/4 विच इज 0.25। दिस इज द फाइनल आंसर। सो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो 35 में हमें दे रखा है Sn इज इक्वल टू, Sn हमें एक टर्म दे रखी है कि 2 की पावर -1n और 1 - 1/n, और साथ में दे रखा है sin n π/2, ये हमें दे रखा है, और हमें बताना है कि देन द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस सीक्वेंस। तो एक काम करते हैं, पहले इसमें इवन नंबर डाल के देख लेते हैं। अगर मैं इसमें इवन नंबर डालूं तो ये बचेगा 2, अगर मैं इसमें इवन नंबर डालूं और n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है तो 1 ही बन जाएगा, और अगर मैं इसमें इवन नंबर डालूं तो मल्टीप्लाई आ जाएगा 0, क्योंकि 2 से 2 कटेगा, साइन मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है 0, खत्म, इसमें तो कुछ नहीं बचा। ओड नंबर डाल के देखते हैं, तो ओड में हमारे पास बचेगा 2 की पावर -1, है ना, यहां पे तो खत्म ही हो जाएगा दोबारा से।
यहां पे अगर मैं ओड नंबर कोई भी डालूंगा, ओड में 1 बनता है तो आंसर आएगा 1/2। मुझे क्या चाहिए था, लीस्ट अपर बाउंड विच इज 1/2 इज द फाइनल आंसर। लीस्ट अपर बाउंड तो यही आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, जिसमें एक एसएन दे रखे सीक्वेंस है वेयर एसके इज इक्वल टू के की पावर अल्फा बाय के। मतलब अगर एसएन लिखूंगा तो अल्फा बाय एन लिख दूंगा। और अगर मैं यहां पे देखूं तो मेरे को देखते ही क्वेश्चन समझ आ गया है कि कहीं ना कहीं ये चिल्ला के कहना चाह रहा है कि सॉल्व करो मुझे कॉची सीक्वेंस से, कॉची थ्योरम से, S2 अप टू सोन Sn की पावर 1/n। ये दे रखे ना, हाँ। तो कॉची फर्स्ट थ्योरम से हम लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी Sn, ठीक है, इसको जनरल मान लिया मैंने। और Sn क्या दे रखा था हमें, n की पावर अल्फा बाय n एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी क्या होगा, जैसे n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, ये पूरी टर्म किसको अप्रोच कर, अल्फा को, तो ऐसे लिख लो ना इस टर्म को 1/n और पूरे की पावर अल्फा। हमें अल्फा से कोई लेना देना नहीं है, ये टर्म 1 को अप्रोच करती है तो 1 की पावर अल्फा 1 ही आ जाएगा। इसका मतलब इसका फाइनल आंसर 1 आना चाहिए था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमें दे रखा है 8n माइनस 1/n स्क्वायर की पावर -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर, ऐसा हमें कुछ दे रखा है और हमें कहा है कि इसकी हमें वैल्यू बताओ क्या आने वाली है। तो एक काम करते हैं, इवन ओड में डिवाइड कर देते हैं। इवन में आप +1 आ जाएगा, ओड में हमारे -1 आ जाएगा। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये हमारे पास ये आ जाएगा 8n माइनस 1/n स्क्वायर की पावर 1/n स्क्वायर, और एक बार हमारे पास आ जाएगा 8n माइनस 1/n स्क्वायर की पावर -1/n स्क्वायर। ये बात करेंगे हम इवन की और ये बात करेंगे हम ओड की, ठीक है। सो इसकी मुझे लिमिट बनानी नहीं है। अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लूं तो पावर आगे आ जाएगी। लॉग लेके एक बार पक्का चेक करके देखोगे, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे क्या मतलब सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोनों साइड लॉग लेना, लॉग लेके इसमें एलोपिटल रूल लगाना, तुम्हें पता लगेगा ये अप्रोच कर रही होगी 1 को एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैंने तुम पे छोड़ दिया है, क्योंकि तुम पे भरोसा भी है कि तुम कर लोगे। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है -1 की पावर a के दे रखा है हमें, -1 की पावर k-1, और Sn हमें दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब पार्शियल सम जैसी चीज दे रखी है। और हमें एक सिग्मा दे रखा है S1 प्लस S2 प्लस अप टू सोन Sn डिवाइड बाय n। हमें बताना है कि सिग्मा किसको अप्रोच करने वाला है। देखना चाहूं तो क्या क्या आ जाएंगे इसमें, दो ही पॉसिबल टर्म्स होंगी Sn की, या तो 1 आ सकता है या 0। 1 कब आएगा, जब मैं यहां पे ओड डालूंगा, मतलब S1 अगर मैं देखूं तो 1, S2 देखूंगा तो 1 -1 0, फिर S3 देखूंगा 1 -1 0, लेकिन एक 1 बचेगा, तो 1 -1 1 -1 चलता रहेगा। ऐसा कुछ बन गया, इवन ओड वाला सिस्टम चल गया। अगर मैं यही चीज अगर मैं ये सिग्मा n में करके देखूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा। सो यही काम मैं अगर यहां पे सिग्मा n के लिए करूं तो हमारे पास ये टर्म बच जाएगी। यहां पे भी तुम डाल के देख सकते हो, ये हमारे पास Sn आया, ठीक है। Sn की दो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, अगर n ओड हुआ तो ये, n इवन हुआ तो ये। यही तुम चीज यहां पे डाल के देखोगे तो 1/2 आ जाएगा इवन के लिए, क्योंकि इवन पे यहां पे Sn 0 था, और ओड के लिए हमारे पास आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2n, ठीक है। इसके लिए बच जाएगा एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, दोनों ही किसको अप्रोच कर रही है 1/2 को, तो इसका आंसर फाइनल 1/2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो बढ़ते हैं हमने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो तुम्हें स्क्रीन पर दिख ही गया होगा, यहां पे हमें एक जनरल एक टर्म दे रखी है कुछ ऐसे। इसमें हमें कहा हुआ है कि हमें बताना है कि लिमिट द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट क्या होने वाला है। तो यहां पे हमें थोड़ा स्क्वीज थ्योरम से काम लेना पड़ेगा। तो e की पावर n, e की पावर 2n लेस देन किससे हो जाए, मतलब बड़ा किससे होगा e की पावर n से, लेकिन छोटा किससे होगा e की पावर n प्लस e की पावर n से। ये मैंने पहले भी करा रखा क्वेश्चन, इसीलिए जल्दी क्लिक कर गया। तो ये बचेगा e की पावर n, e की पावर n 2n, यहां बनेगा 2e की पावर n। दोनों साइड पावर 1/n ले लो तो ये बचेगा e, और ये भी क्या बचने वाला है e, यहां बचेगा 2 की पावर 1/n और साथ में e। एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये भी ले लो। तो अगर मैं इंफिनिटी अप्रोच कराऊंगा तो ये किसको अप्रोच कर जाएगा, ये भी e आ जाएगा, और ये कितना होता है, ये 1 बन जाएगा एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये भी e, ये भी e। तो इसका मतलब ये भी किसको अप्रोच करेगा, e को ही अप्रोच करेगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा e। तो 2.69 से लेके 2.74 तक इसका आंसर तुम लिख के आ सकते थे, ठीक है।
सो ये थे हमारे पास सीक्वेंस के क्वेश्चन। आई होप कि तुम्हें सारे सीखने को मिल गए होंगे। एक क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क के लिए दिया था उसको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में जरूर डालना उसका आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट सेशन में सीरीज के क्वेश्चन आएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत इतनी ढेर सारी करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।